जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिक्षा शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। शिक्षा शास्त्र से संबंधित लगभग 200 प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है, और महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोगों के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना है। और ये शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षा शास्त्र, अगर आप CTET का एग्जाम दे रहे हैं, रीट का दे रहे हैं या फिर MPTET ग्रेड 3 जिससे संबंधित भी होगा, शिक्षा शास्त्र अगर आपके सब्जेक्ट में है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, सीखना किसी स्थिति के प्रति खाली स्थान को दर्शाता है। तब आपको बताना है अभिक्रिया, सक्रिय प्रतिक्रिया, प्रक्रिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आपको विकल्प में जो है कमेंट में उत्तर बताते जाना। अगर आपसे बनता है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सक्रिय प्रतिक्रिया, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम के संदर्भ में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। तब आपका आंसर होगा विकल्प नंबर सी, सही नहीं है बताना था तो विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा योग्यता के अंतर्गत आते हैं तो क्या आती है? मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो मौखिक भाषा योग्यता के अंतर्गत बताना, भाषा योग्यता के अंतर्गत आते हैं तो क्या आती है? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। तब आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी भाषा योग्यता के अंतर्गत आते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति और लिखित, ये सारे के सारे आते हैं ना, तो डी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खाली स्थान खोज भी साथ साथ चलती रहती है। तो भाषा सीखने के क्रम में चॉम्स्की के अनुसार जो है वैज्ञानिक खोज भी जो है साथ साथ चलती है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 4 का 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार है तो यह विचार किसका है? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें बताना है, वाइगोत्स्की का, चॉम्स्की का, पियाजे या फिर पावलोव। तो किसका है? आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। तब आपका उत्तर होगा सी, यानी कि ये जो कथन है, ये जो विचार है वो पियाजे साहब का। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का नियम कहलाता है? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। तब प्रश्न क्रमांक 6 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि एक क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे या फिर पावलोव। तो 2 प्रकार के कथन जो है, 2 भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, ये जो है ये वाइगोत्स्की साहब का है। बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है तो कन्वर्ट ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल या फिर उपरोक्त सभी। तो 8 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 8 का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी, है ना। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे बनता है तो आप विकल्प में कमेंट में उत्तर जरूर बताएंगे। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तब प्रश्न क्रमांक 9 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा बी, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता तो क्या नहीं करता? अभ्यास, शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुकरण या व्याकरण के नियमों का निर्माण। तो भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता तो व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है तो क्या करता है? दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति या उपरोक्त सभी। तो भाषा अर्जन को प्रभावित करता है साथियों उपरोक्त सभी। डी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान एवं ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? तो कौन सा नियम कहता है? ये 4 नियम है, ज्ञात से अज्ञात की ओर,
अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। तो 12 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या होगा, डी, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 50,000 शब्द बालक किस आयु में सीखता है? 4 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 9 से 11 वर्ष या फिर 12 से 15 वर्ष। तो 50,000 शब्द जो बालक है वो किस आयु में सीख जाता है? तो आपका उत्तर होगा सी, 9 से 11 वर्ष। ठीक है, सी नंबर आपका सही होगा। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्यों सहायता करती हैं? सभी को आंसर बताना है। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? अन्य विषयों की कक्षा भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, तब आपका आंसर क्या होगा, सी। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण जो है भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ खालिस्तान के माध्यम से ही विकसित होती है। तो किसके साथ? अंतःक्रिया, सामंजस्य, अलगाव या फिर टकराव। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। तो आपका जो सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 15 का वो होगा ए, यानी कि अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? तो बताना है। अंतःवाक है, अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह है पियाजे, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय या फिर विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की खालिस्तान और खालिस्तान पर ही ज़्यादा निर्भर है। तो संस्कृति पर, अभिप्रेरणा उपलब्धि पर, अभिवृत्ति अभिप्रेरणा या फिर अभिवृत्ति परिवार पर। तो 17 का उत्तर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 17 का? तो 17 का उत्तर होगा सी, अभिवृत्ति प्रेरणा पर। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? उद्दीपन, आंकड़ा, अवधारणा या फिर संकल्पना। तो पावलाव के जो प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण जो कौन सा कारक है हमें बताना था, तो उद्दीपन, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने एस आर है ना, इस प्रकार से आर एस इस प्रकार से जो थ्योरी दी है इन्होंने दी है पावलाव ने। तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं या बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या करते हैं हमें बताना है। तब आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधारभूत कौशल हैं तो कौन से हमेशा अर्जित किए जाते हैं? सर्वथा पृथक हैं, अंतः संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो भाषा के जो आधारभूत कौशल होते हैं वो होते हैं कैसे? अंतः संबंधित होते हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती, भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है, भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन भाषा है, या भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा भाषा के संदर्भ में वो क्या हो जाएगा? ए, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, असत्य बताना था यहाँ पर, तो ए नंबर आपका सही होगा। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः खालिस्तान पर निर्भर करती हैं। परीक्षा पद्धति, बच्चों का स्तर, आयु प्रकरण, समय अवधि या फिर लक्ष्य भाषा। तो भाषा शिक्षण की जो मुख्य विधियां हैं वो काय पर निर्भर करती हैं? वो करती बच्चों का स्तर, आयु प्रकरण पर। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? तो किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत या अभ्यास के सिद्धांत पर। तब आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? तो आपका उत्तर होगा सी, अनुकरण के सिद्धांत पर, है ना, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, है ना। तब आपका उत्तर क्या होगा? 4 विकल्पों में से एक उत्तर बताना है। सभी लोग कमेंट में जरूर लिखें, ए बी सी डी इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका उत्तर होगा सी। 1 और 2 आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए
प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है तो कौन सा है? आवृत्ति का सिद्धांत, अनुकरण, आगमन निगमन या फिर अनुबंधन का सिद्धांत। तो 25 का आंसर सभी लोग बताएंगे और आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, आगमन निगमन सिद्धांत। सी नंबर आपका सही होगा। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है या लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तब आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण की जो अनुवाद विधि है वो क्या करती है? वो करती है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा श्रवण कौशल जो है शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, पूरी बात को सुनना ना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना, श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना या फिर किसी की श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। तो श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं हमें बताना है। 27 का आंसर सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प हैं, तब आपका आंसर होगा साथियों बी, यानी कि पूरी बात को सुनना ना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना, है ना, सुनना, है ना, ये चीज बी नंबर आपका जो है उद्देश्य नहीं है, हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा या फिर दूसरों की हस्तलिपि सामग्री पत्र आदि जो है पढ़वाना। तो उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर बताना है और जो आपका 28 का आंसर होगा वो डी होगा, दूसरों की हस्तलिपि सामग्री पत्र आदि पढ़वाना, है ना। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का सिद्धांत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों को पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है, या फिर आपको बताना है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? 29 का आपका उत्तर होगा ए, यानी कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण आवश्यक है तो भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए या उपरोक्त सभी। तो भाषा शिक्षण जो आवश्यक होता है साथियों वो होता है उपरोक्त सभी, है ना, सभी के लिए होता है। अगला है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। सिद्धांत है तो किसका? अनुबंधन का, अनुकरण, साहचर्य या फिर जीवन समन्वय का। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे और आपका उत्तर होगा बी, अनुकरण का है। किसका है? अनुकरण, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है तो क्या है? वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, केवल पठन कौशल का विकास, पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास या फिर 1 और 3। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है तो क्या है? वो 1 और 3 आपका सही होगा। 1 मतलब होगा वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास और 3 पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास, है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ये पाठ्यपुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, या फिर ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तब 33 का आंसर होगा डी, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, मातृभाषा शिक्षण विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, शिक्षण को सरल बनाता है या फिर अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है या शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है। तो मातृभाषा का जो शिक्षण है साथियों वो होगा डी, शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। डी नंबर नहीं, बी, शिक्षण को सरल बनाता है। मातृभाषा शिक्षण को सरल बनाता है। बी नंबर आपका सही होगा। बी नंबर सही इसका, है ना। अगला है, तब अगला जो क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा की नियमबद्धता जो है व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार अपनाना चाहिए, या फिर समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो कौन सा सही नहीं है बताना है। तो सही नहीं है, कौन सा नहीं है? सही नहीं बताना है। तो
भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार अपनाना चाहिए, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सी नंबर है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी नंबर आपका सही है। इस कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए, ये जो कथन है वो सही नहीं माना जाएगा। गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इन कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? सबसे कमजोर बताना है। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य होता है। भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती हैं, या फिर विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती हैं। तो सबसे कमजोर कौन सा हो जाएगा? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक आपको उत्तर बताना है। आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा एक मुख्य उद्देश्य होता है। ये सबसे कमजोर माना जाएगा, मुख्य उद्देश्य नहीं होता, ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में जरूर लिखें। उत्तर होगा बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाता है, ये कम नहीं है सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? तो कौन सा नियम कहता है? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर होगा साथियों डी, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये जो नियम है वो स्थूल से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? निश्चित उद्देश्य एवं पाठ सामग्री का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, या फिर निश्चित से अनिश्चित की ओर का सिद्धांत, है ना, या फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम। तब हमें बताना है भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तब सभी लोगों को पता है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर होगा सी, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम का जो सिद्धांत है ये नहीं है, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो जल्दी से बताओ। अनुकरण, मनोरंजन अनुकरण, मौखिक एवं लेखिक कार्य सिद्धांत, या बहुमुखी प्रयास। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हमें बताना है और प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपका होगा डी, बहुमुखी प्रयास। डी नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है, अगला देख लो, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं? विभिन्न संदर्भों प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, या मानवीय मूल्यों का विकास। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर होगा दोस्तों सी, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। ये उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है भाषा शिक्षण में, तो सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या बाल केंद्रिता का सिद्धांत। तो कविता पाठ करवाना ये जो आता है सी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना, क्या है? उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है, तो किस में किया जाता है? सरल से जटिल की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, अमनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, या आगमन से निगमन की ओर। तो 9 का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो क्या होगा? डी, यानी कि आगमन से निगमन की ओर। उदाहरण देकर नियमों की ओर जाना, ये आगमन से निगमन की ओर है ना। ठीक है, अगला देखो, भाषा एक विषय है, सैद्धांतिक व्यवहारिक नीरस या चुनौतीपूर्ण। तो 4 विकल्प है, 4 में से एक का चयन करना है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बी, यानी कि ये व्यवहारिक है, भाषा एक व्यवहारिक विषय। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो 11 का उत्तर बताना है
और 11 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? तब आपका आंसर क्या होगा? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर देना, या फिर अधूरी कहानी को पूरा करना। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? विकल्प नंबर सी, प्रश्नों के उत्तर देना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते। जो बच्चे सुन नहीं सकते वह शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, वह भाषा सीख नहीं सकते, या वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। तो 13 का उत्तर बताना है कि जो भाषा सुन नहीं सकते वो क्या होते हैं? डी, वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। दैनिक कार्यों में मनुष्य किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? लेखन एवं भाषा कौशल, श्रवण एवं पठन कौशल, श्रवण एवं वाचन कौशल, या वाचन एवं लेखन कौशल। तो 14 का उत्तर आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा साथियों सी, श्रवण एवं वाचन कौशल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है शास्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तब उत्तर हमें बताना है। पढ़ने में आनंद की अनुभूति, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, या फिर द्रुत गति से वाचन करना। तो शास्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य जो होता है प्रश्न क्रमांक 15 का, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती? तो किस प्रतियोगिता के लिए नहीं होती? वाद विवाद, भाषण, अंत्याक्षरी, या फिर कविता लेखन। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हमें बताना है, और 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी, कविता लेखन, है ना। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कविता लेखन में। अगला क्वेश्चन देखो, सुनना कौशल शामिल है? तो दूसरे की बात सुनने में रुचि, धैर्य की प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांतिपूर्ण पूर्वक सुनना, या सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का प्रश्न क्रमांक उत्तर हो जाएगा बी, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविता याद करवा कर बोलबाना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, या फिर अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तो प्रश्न क्रमांक 18 है, उन्नातर बताना है कि सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तब आपका उत्तर होगा साथियों ए, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? भाषण कौशल, लेखन, वाचन, या फिर श्रवण। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा साथियों सी, वाचन कौशल। ठीक है, सी नंबर आपका सही होगा। ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है तो क्या है? श्रवण कौशल, भाषण, वाद विवाद करना, या फिर वाचन कौशल। तब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर, और 20 का आंसर हो जाएगा ए, श्रवण कौशल। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला देख लो, भाषा के प्राथमिक कौशल हैं तो कौन सी है? 4 है, आईएमपी क्वेश्चन है। भाषा की प्राथमिक कौशल कौन सी है? तब प्रश्न क्रमांक 21 का आपका आंसर होगा सी, यानी कि श्रवण और वाचन। ये भाषा की प्राथमिक कौशल कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता? संकोच, व्यक्तित्व, बुद्धि, या फिर मधुर वाणी। तो 22 का जो आपका आंसर होगा भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता, तो वो नहीं करता मधुर वाणी, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, छात्र व्याकरण के माध्यम से खालिस्तान करना सीखते हैं। ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, या फिर ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। तो प्रश्न क्रमांक 23 और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी, यानी कि भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन देखें, आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा जो है शिक्षण सूत्र कार्य करता है? तो जल्दी से बताएंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर डी। तो उत्तर क्या होगा? डी, 1 और 3,
मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि डी नंबर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा तो क्या होगा? बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, या फिर भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य क्या होगा? तो वो होगा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। डी नंबर आपका सही होगा। निगमन विधि है नियम बताकर उदाहरण देना, उदाहरण देकर नियम समझाना, या फिर भाषा का अनुकरण करने की विधि, या बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। तो 26 का आंसर क्या होगा? निगमन विधि जो होती है वो नियम बताकर उदाहरण देना। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की यह पुस्तकें पढ़ाती है। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि, या फिर सहसंबंध विधि। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे प्रश्न क्रमांक 27 का। आप कमेंट में उत्तर जरूर लिखते जाएं और अपना आकलन करते जाएं। ठीक है, 27 का आंसर होगा बी, भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याकरण पढ़ाते हुए शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता तो क्या नहीं होता? छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके, या फिर छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके, या छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके। तब आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये उद्देश्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, या केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तब अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 29 के बाद 30 आंसर है अपना, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या फिर व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो आपका कौन सा कथन है जो सही है? तो आपका हो जाएगा डी, व्याकरण शिक्षण जो है अत्यंत आवश्यक है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता? व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाना, व्यावहारिक व्याकरण की जो है शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से देना, छात्रों को नियम व परिभाषा रटने के लिए प्रोत्साहन किया जाना, या फिर व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाना। तो प्रश्न क्रमांक 31 का आपका उत्तर क्या होगा? होगा सी, यानी कि छात्रों को नियम व परिभाषा रटने के प्रोत्साहन किया जाना। ये आपका जो है असत्य होगा, है ना, यह उपाय नहीं किया जा सकता। मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, या फिर भाषा की समझ ना होना। तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा क्या? बी, यानी कि नियमों का अति सामान्यीकरण। बी नंबर आपका सही होगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, या फिर शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, या भाषा शिक्षण में बाधक है, या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता ये क्या है? तब 33 का आंसर आपका जो हो जाएगा वो डी, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों, जहां बच्चों को
अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके और उपरोक्त सभी। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य है बताना था, तो सत्य है उपरोक्त सारे के सारे जो कथन है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। प्राथमिक स्तर पर बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं या फिर व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तब आपका आंसर क्या होगा? 4 विकल्प है, 4 में से उत्तर बताना है 35 का। तो आपका उत्तर होगा धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए? मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है, या फिर मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है, या केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जाता है। तो मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए? 36 का आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए, यानी कि मातृभाषा या आसपास की जो भाषा है में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, या फिर लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका जो आंसर होगा 37 का वो होगा बी, यानी कि लोक गीतों की रसानुभूति, ये जो है उद्देश्य कम महत्वपूर्ण है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? बहु सांस्कृतिक बताना है, व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए, या फिर बालकों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे कि कौन सा विचार उचित है। तो उचित कौन सा है? बी, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना। ठीक है, तो आप उत्तर जरूर बताएं कमेंट में, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा करता है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, या भाषा सीखने में बाधक है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग है वो क्या है? 39 का आंसर होगा सी, संज्ञानात्मक रूप से जो है समृद्ध होने का संकेत है। सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, या फिर श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, या सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 40 का आंसर होगा डी, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता, बेहतर परिणाम निकलेंगे, या उपरोक्त सभी। तो 41 का आंसर बताना है, तब 41 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, उन्हें हिंदी ना आना, या सुनने में समस्या। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर होगा बी, उनकी मातृभाषा का प्रभाव होता है। बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? उचित विचार बताना है। तो व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, या फिर समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए,
या फिर अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए, या फिर बालकों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। तब हमें उत्तर बताना है कौन सा विचार उचित है बतानी है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 का होगा बी, यानी कि समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों को किसी भी विषय में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा करता है, या फिर संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, या फिर भाषा सीखने में बाधक है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या करता है? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा सी, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। तो सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करती हूँ, या फिर श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, या फिर सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा डी, मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। डी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होती है, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता, बेहतर परिणाम, या फिर उपरोक्त सभी। तो 4 का उत्तर क्या होगा? 4 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। डी आपका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्रायः है हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, या पर उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, या उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो आपको बताना है कि अरुचि प्रदर्शित क्यों करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा साथियों डी, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो डी नंबर आपका सही होगा, तुलनात्मक रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? 7 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, विदेशी भाषा से परिचित कराना, या फिर उपरोक्त सभी। तो 7 का उत्तर क्या होगा? त्रिभाषा सूत्र का जो उद्देश्य होता है साथियों वो होता है डी, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुभाषिक कक्षा में समस्या है शिक्षक संबंधी, छात्र संबंधी, भाषा संबंधी, या उपरोक्त सभी। तो बहुभाषिक कक्षा में क्या समस्या है? आपका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का वो होगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का। ठीक है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देने चाहिए, या फिर बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। तब 4 विकल्प हैं, और प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। सी नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, या फिर लठ शब्दों के रूप में हिंदी कंठस्थ कीजिए। तो आप बताना है बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं। तब आपका आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर होगा साथियों सी, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है तो क्या है? परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, या विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक जो है अवसर देना, या फिर लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, और 10 का जो आंसर बताना है तब आपका आंसर होगा ए, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, है ना। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, भाषा के आधार पर आधारभूत कौशल हैं तो कौन है? हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं, अंतः संबंधित होते हैं, या फिर क्रमबद्ध रूप से चलते हैं।
तो भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं? प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा सी, यानी कि अंतः संबंधित होते। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। तो स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना, ये 12 का उत्तर आपका सी होगा। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी सी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधी हैं। भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, या भाषा के कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है? तो प्रश्न क्रमांक 13 है और आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधी हैं। तो बी नंबर आपका सही होगा। अगला देख लो, ग्राहात्मक कौशल में शामिल है तो क्या है? सुनना बोलना, बोलना सीखना, सुनना पढ़ना या पढ़ना लिखना? तो ग्राहात्मक कौशलों में जो शामिल होता है साथियों, वो होता है क्या? सुनना और पढ़ना। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, या फिर सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। तो 15 का उत्तर सभी लोग बताएंगे और प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर होगा ए, यानी कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये जो है उचित नहीं है, तो ये नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है? तो आपका आंसर क्या होगा? श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्म स्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना, या फिर विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना, या फिर छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, या उपरोक्त सभी? तो श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है तो क्या है? तब आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। डी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, यदि छात्र की खालिस्तान इंद्रियों में दोष है तो वह ना भाषा सीख सकता है और ना अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो पठन में, श्रवण में, दृश्य में, तो आपका उत्तर होगा साथियों क्या? अगर उसकी श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह ना भाषा सीख सकता है और ना अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? तो छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, या उपरोक्त सभी? तो श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? तो होगा उपरोक्त सभी। डी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर, शास्वर, भाषण, या फिर ए सभी? तो 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों वो होगा डी, यानी कि ए सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है, या फिर अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है? तो परस्पर जो बातचीत है वो मुख्यतः क्या करती है? वो सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। तो ए नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? स्वाभाविकता, स्पष्टता, बोधगम्यता, या फिर सभी? तो मौखिक अभिव्यक्ति में होनी चाहिए तो वो सभी होनी चाहिए, स्वाभाविकता भी, स्पष्टता भी और बोधगम्यता भी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? रोजमर्रा के कार्यकलाप में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा के से प्रारंभ होती है। मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियां मिलती हैं, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। तब प्रश्न क्रमांक 22 है और इसका उत्तर हमें बताना है, तो उत्तर होगा सी, मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियां मिलती हैं, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो।
तो सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है? बोलने की तेज गति, शुद्ध उच्चारण, समझकर बोलना, आंखों देखा वर्णन करना। तो 23 का आंसर क्या होगा? बोलना कौशल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो वो है सी, समझकर बोलना। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। मौखिक कवि व्यक्ति में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? शुद्धता, प्रवाहमयता, श्रोताओं से काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग, या फिर अवसरानुकूल। तो मौखिक अभिव्यक्ति में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तब 24 का आंसर बताना है, और 24 का आंसर होगा सी, यानी कि श्रोताओं से काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता का विशेष ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, या फिर पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी, या द्रुत गति से पढ़ना। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पढ़ना कौशल में जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है क्या? अर्थ ग्रहण करना। बी नंबर सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तो सभी होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात होती है तो अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन है तो क्या है? पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, या फिर अर्थ को समझने में मदद करना, केवल कविताओं पर ही लागू होता है, या पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। तो 27 का आपका आंसर होगा बी, यानी कि अर्थ को समझने में मदद करता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को विविध प्रकार की विषय वस्तु सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, या फिर बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। तो 28 का आंसर हमें बताना है, और 28 का आंसर होगा बी, यानी कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो साथियों, आप शास्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, या फिर आत्मकथा। तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा दोस्तों एकांकी, है ना, एकांकी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देख लो, मौन पठन में मुख्यतः शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, या तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। तो मौन पठन में क्या होता है? 30 का सी, यानी कि गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देख लो, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छे तरीका क्या है? बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे, शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं, या फिर शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने। तो एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है ए, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाएं और जो है फिर एकांकी का मंचन हो। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चरित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना, या फिर संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो अब 32 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर बताना है 4 विकल्पों के माध्यम से, और आपका उत्तर होगा डी, यानी कि संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करती है? वाक्य संरचना की जानकारी, अभिनय की कुशलता, लेखन कौशल की कुशलता, या संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। तो आपका उत्तर होगा संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, जो है डी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो साथियों, निम्न में से कौन सा पठन कौशल का उद्देश्य है? बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें। बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मोहक व जिह्वा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चरित करते रहेंगे। या वाचन से अक्षर उच्चरित, ध्वनि बल निर्गम, है ना, सास्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है, या उपरोक्त सभी। तो 34 का आंसर होगा उपरोक्त सभी। डी नंबर आपका आंसर सही होगा। ठीक है,
अगला देख लो, निम्न में से कौन सी पठन संबंधी त्रुटि नहीं है? अशुद्ध उच्चारण, वाचन में सम्यक गति, अटक अटक कर पढ़ना या भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव। तो कौन सी पठन संबंधी त्रुटि नहीं है बतानी है, तो आपका उत्तर होगा वाचन में सम्यक गति। ये वचन संबंधी त्रुटि नहीं है, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, शास्त्र वाचन में जो है निम्न में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए? शुद्धता, स्पष्टता, भावानुकूल वाचन, स्थानीय बोलियों का प्रभाव या ब्राह्म चिन्हों का समुचित प्रयोग। तो शास्त्र वाचन में सबसे कम जो ध्यान देना चाहिए वो काय में दिया जाना चाहिए? सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी नंबर में आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने लगभग 100 प्रश्नों कंप्लीट किए और 100 प्रश्नों को पढ़ लिया है। ठीक है, और अब दोस्तों आपको क्या करना है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है और इसके बाद एक पार्ट और आएगा 100 प्रश्नों का, वो भी आपको देखना है। ऐसे महत्वपूर्ण कई पार्ट आएंगे। पर्यावरण के भी आपके बहुत सारे वीडियो डरे प्ले लिस्ट में जाकर के देखेंगे सभी लोग। ठीक है, प्ले लिस्ट पर जाकर के देखना है। और साथियों आपकी लाइव क्लास जो होती है, लाइव क्लास का शेड्यूल मैं बता दूं, आपकी दोपहर होती है शिक्षा शास्त्र की क्लास दोपहर 2:30 बजे। ठीक है, 2:30 पर। शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की क्लास, 7:15 पर बाल विकास की क्लास, 10:10 पर हिंदी की क्लास। तो ये लाइव क्लासें होती हैं, जो भी जुड़ना चाहते वो जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।